नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आपको अवगत होगा कि हम लगातार आपको जो है हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और यह वीडियो जो हमारा जा रहा है यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती को लेकर के पूरी तरीके से निर्भर है, अर्थात पूरी तरीके से नई भर्ती को टारगेटेड है। इसे जिस तरीके से आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 नई भर्ती को लेकर के टारगेटेड हूं और आपके सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आप और हम मिल करके अपने परचम तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, आपसे एक चीज़ बोलनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकन प्रेस करिए और हमारा मोटिवेशन करिए। मित्रों, आप सभी लोग तो आपके पास वीडियो जाता होगा, आप डायरेक्टली खोल करके वीडियो को देखते होंगे। वीडियो बनाने से पहले और एडिटिंग करने पर और अपलोडिंग करने पर कितना मेहनत हम आपके लिए करते हैं, ये चीज़ें शायद आप तभी समझ पाएंगे जब आप हमारे पास आएंगे। और ये चीज़ें समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे कि वीडियो कैसे एडिट किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो इसका कोई ना कोई परिणाम ज़रूर निकलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मुझे काफ़ी संतुष्टि होगी कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कई छात्र जो है परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। और एक शिक्षक का यही जो है संकल्प होता है। मैं भले ही उम्र में छोटा दिख रहा हूं, लेकिन मैं अगर शिक्षक का काम कर रहा हूं तो मेरे अंदर यही उत्साह है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी मित्र हैं वो सभी लोग सिलेक्शन पाएँ। ठीक है, हालांकि मेरा भी अभी कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं भी कई वर्षों से यही टीचर का काम कर रहा हूँ, अर्थात इसी क्षेत्र में जुटा हुआ हूँ। लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं भी जो है आपको सफल कर पाऊँ और अपने आप को भी सफल कर पाऊँ। ठीक है, देखिए इसमें कोई ये बात नहीं होती है कि एक हाथ से ताली बजती है। ताली जब तक आप दोनों हाथ नहीं लगाएंगे तब तक ताली नहीं बजेगी। अर्थात अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा मेहनताना जो है वो मुझे मिलना चाहिए। और वो मेहनताना हो सकता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपका और अच्छी तरीके से सहयोग कर पाऊँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, आप जिस तरीके से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है और हृदयाकांक्षी हूँ। आप सभी का हृदय से आभारी हूँ कि आप लोग हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। और मैं जो काम कर रहा हूँ आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखने आ रहे हैं और कई दोस्त हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं, जो मोटिवेशन मुझे देता है आपके लिए और काम करने के लिए। मैंने 2 क्लास आपको ले लिया है, मतलब 2 क्लास आपको दे दिया है। हिंदी वर्णमाला का क्लास दिया है और उच्चारण स्थान का क्लास दिया है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, मैं इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ये प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट इस वजह से बना दूंगा जिससे आपको हिंदी का, अगर आपको हिंदी का पूरा टॉपिक पढ़ना है 52,000 नई भर्ती की, तो उसमें एक प्लेलिस्ट बना होगा, जा करके क्रम वाइज वीडियो आप देखिएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। व्यंजनों में जो है पूछा जाता है कभी कभी स्वर जो वर्ण, कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा वर्ण महाप्राण है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, उसके बाद मैं बात करूंगा अघोष और सघोष के बारे में। ठीक है, चलिए अल्प प्राण और महाप्राण में लिख देता हूँ, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर आपने हमारा पहला वीडियो वर्णमाला का देखा है तो आप समझ गए होंगे, मैंने वर्णमाला में बताया था स्पर्श व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को 4 प्रकार मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप लिख लीजिए। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, मैंने आपको बताया है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, व, र और ल। ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आ रहा है ना नीचे? ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद जो है 4 जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। वो चारों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? वो चारों ऊष्म व्यंजन हैं स, श, श और ह। ठीक है,
इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। मित्रों, आप ये चीज़ें जो है पहले वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई हैं और आप ये अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने ये इस वजह से लिखा क्योंकि इसमें से ही छांटना है कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है, इसी वजह से मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 4 जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 25 4 29, 29 4 33, ये स्वतंत्र व्यंजन होते हैं। मैंने व्यंजन में एक प्रकार आपको संयुक्त व्यंजन भी बताया जिसमें छत्र, ज्ञ और स्र का उच्चारण मैंने बताया है आपको कि 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया ज्ञ का जो है 2 वर्णों से मिलकर बना है, ज्ञ, ज और य से मिलकर के ज्ञ का निर्माण हुआ है। इस वजह से उन्हें स्वतंत्र व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो व्यंजन है उनकी संख्या 2 है, 33 ही है। और इन्हीं 33 में से आपको छांटना है कि अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है। इन्हीं 33 व्यंजन में से आपको छांटना है कि अघोष कौन सा है और सघोष कौन सा है। आइए चलिए हम पहले बात करते हैं अल्प प्राण क्या होता है। ठीक है, अल्प प्राण की हम बात कर लेते हैं। मित्रों, अल्प माने होता है थोड़ा, अल्प माने होता है थोड़ा, प्राण माने प्राण वायु से है, प्राण माने प्राण वायु से है, अल्प माने थोड़े से है। और महा मतलब होता है अधिक, प्राण माने प्राण वायु। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में कम प्राण वायु निकलती है उन्हें कहा जाता है अल्प प्राण। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, ऐसे व्यंजन जिन्हें उच्चारण करते समय हमारे शरीर के अंदर से प्राणवायु कम निकले वही होता है अल्प प्राण। और महाप्राण किसे कहा जाता है? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर से ज़्यादा प्राणवायु निकलती है मित्रों, वही होता है महाप्राण। तो उम्मीद करता हूं अल्प प्राण और महाप्राण अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप जो है अच्छी तरीके से नोट्स तैयार कर रहे होंगे। तो नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा, तभी जाकर के आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लोग वर्दी पाएँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप हमारे लिए जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप करेंगे। मित्रों, ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करिए। आप अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई में ढिलाई करते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने सपनों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने माता पिता के परिश्रम के साथ धोखा कर रहे हैं। जो ईमानदारी अपने परिश्रम से कर करके आपको पढ़ाते हैं आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं। मित्रों, पढ़ाई में अगर आप ईमानदारी बरतेंगे तो आप सबके प्रति ईमानदार हो जाएंगे। मित्रों, नौकरी ही, सरकारी सर्विस ही हमारे पूर्वांचल में या पूरे भारत देश में सरकारी सर्विस ही एक ऐसी सर्विस है जिसे प्राप्त करके हम जो है अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, सरकारी सर्विस ही सर्विस मानी जाती है, ऐसा पूर्वांचल में है, लेकिन इस पर हम ज़्यादा चर्चा न करेंगे, ये अलग चर्चा का विषय है। आइए, अल्प प्राण के बारे में आप आसानी से जान गए होंगे। अब देखिए अल्प प्राण क्या होता है, मैंने बता दिया है। तो जब आप बोलते समय आपकी कम प्राणवायु निकले, जैसे आपने बोला भैया क, आप क बोल करके देख लीजिए, आप क बोल करके देखिए। आप जब क बोलेंगे तो आप जो है प्राणवायु आपकी कम निकलेगी। बोलिए क, बोलेंगे क, उसके बाद बोलिए च, उसके बाद बोलिए छ, च बोलिए, उसके बाद ट बोलिए, त बोलिए। आपको लग रहा होगा कि आपकी प्राणवायु कम निकल रही है। आप बोल करके देखिए। मैं लाइव तो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लाइव मेरे पास व्यवस्था नहीं है लाइव इंटरेक्ट होने के लिए आपसे, लेकिन आप मेरे साथ जब वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं तो लाइव इंटरेक्ट होने का प्रयास करिए। मैं बोल रहा हूँ, आप क बोलिए, आप बोलकर थोड़ा देखिए क। जब आप क बोलेंगे तो आपके मुख से प्राणवायु कम निकलेगी। ठीक है, आपके मुख से क्या निकलेगी? प्राणवायु कम निकलेगी। ठीक है, अगर आप ख बोलेंगे, क के बाद क, ख, क, ख, ख जब आप बोलेंगे तो आपकी लग रहा है आपके मुख से क बोलने के बाद आप जब ख का उच्चारण करेंगे तो आपको लग रहा होगा यार ख बोलने में थोड़ा सा हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है ना, ऐसा महसूस होता है। हमारे सामने भी 2-4 लोग हैं, लाइव इंटरेक्ट उनसे हो रहा हूँ, इसी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास आपको करता हूँ। जब वो लोग बता रहे हैं जैसे क बोलेंगे तो आपका प्राणवायु कम निकलेगा, जब आप ख बोलेंगे तो आपकी प्राणवायु ज़्यादा निकलेगी। इसे अर्थात जो पहला वाला वर्ड है, समस्त ये जो पहला वाला है ये सभी जो है इनमें प्राणवायु कम निकल रही है, अर्थात अल्प प्राण है। उसके बाद ख वाला जब बोलेंगे तो इससे प्राणवायु ज़्यादा निकल रही है, ये जो है महाप्राण है। उसके बाद फिर जब आप ग पर आएंगे तब इसमें फिर एक बार आपको गम करना पड़ेगा, अर्थात कम करना पड़ेगा। क ख क ख ग,
फिर घ को धीरे से बोलेंगे अर्थात अल्प प्राण है। उसके बाद जब आप घ को बोलेंगे तब और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ng को बोलेंगे ng तो आपको लगेगा कि और कम मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो पहला, तीसरा और पांचवा हर वर्ण का, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं अल्प प्राण लिख दे रहा हूँ। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन के सभी शामिल हो जाते हैं, य, व, र, ल, ठीक है। य, व, र, ल शामिल हो जाता है। आप यह बोलेंगे य, व, र, ल। बोलने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ज़्यादा प्राणवायु आपके मुख से बाहर नहीं निकल रही है। आप लाइव इंटरेक्ट होकर के ऐसा समझिए कि मैं आपके सामने हूँ और आप हमसे लाइव इंटरेक्ट होकर के पढ़ रहे हैं। आप बोलने का प्रयत्न करिए, मैं ऐसा प्रयत्न करवा रहा हूँ कि आप बोलिए य, व, र, ल, ताकि प्राणवायु कम निकलेगी। जब आपकी प्राणवायु कम निकल रही है तो अर्थात ये भी क्या है? अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अल्प प्राण आप आसानी से समझ पाए होंगे। उसके बाद आते हैं एक है, और जितने भी शब्द बचे हुए हैं वो सभी किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? महाप्राण की श्रेणी में आ जाएंगे। अर्थात हर वर्ग का दूसरा वर्ण, हर वर्ग का चौथा, हर वर्ग का जो बचा हुआ है हर वर्ग का चौथा वर्ण, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन स, श, श और ह, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी जो है महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अल्प प्राण और महाप्राण आप आसानी से समझ पाए होंगे। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल, ये क्या है? अल्प प्राण है। आप बोल करके देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उसके बाद समस्त ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। आप बोलेंगे श जब बोलेंगे तो आपको ज़्यादा प्राणवायु सीटी निकाल करके बोलनी पड़ रही है। फिर उसके बाद ह बोलेंगे ह, तो ज़्यादा आपको प्राणवायु निकालनी पड़ रही है, ठीक है। तो बहुत आसान है समझना, और उम्मीद करता हूँ अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ पाए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं अघोष और सघोष के बारे में। मित्रों, अब आगे हम बात करते हैं आपके सामने अघोष और सघोष के बारे में। अल्प प्राण और महाप्राण उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा, और आसानी पूर्वक आप अपनी कॉपी में उतारने के बाद आप हमारे वीडियो को एक बार पूरा देखे हैं, दोबारा हमारी वीडियो को 2 पॉइंट पर बढ़ा करके, मतलब हमारी स्पीड को 2 पर करके देखिए, मतलब दुगनी स्पीड पर हमें बुलवा कर देखिए। मैं तो तोता हूँ, एक यूट्यूब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप हमें कभी भी बुलवा सकते हैं, और जब मर्जी कितनों भी बार आप पीछे करके हमें बुलवा सकते हैं। मैं वही चीज़ें आपके सामने रिवाइज करता हुआ मिलूँगा, ठीक है। तो आप पीछे करके एक बार दोबारा उसे देख लेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और आपका नोट्स जो तैयार हो रहा है यही आपको जो है आगे सफलता दिलाएंगे। यही नोट्स आपको परीक्षा के समय फास्ट रिवीजन कराएंगे, इसलिए नोट्स बनाना अनिवार्य है। मित्रों, आप समझ रहे होंगे कि मैंने संकल्प लिया है आपके समस्त सिलेबस को पूरा कराने के लिए, तो मैं कराऊंगा। आपका सहयोग भी मुझे मिल रहा है, जितनी अपेक्षाएं हैं आप सहयोग भी कर रहे हैं। मैं अभी शुरुआत किया हूं तो आपका सहयोग भी मुझे अच्छी तरीके से मिल रहा है। चलिए अधिक बातें न करते हुए मैं आता हूं अघोष और सघोष के बारे में। मित्रों, अघोष क्या होता है? सबसे पहले आप अघोष हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए ऐसे वर्ण में ऐसे व्यंजन वर्ण, ठीक है, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय नाद नहीं होता है। घोष का मतलब क्या होता है? घोष का शाब्दिक अर्थ होता है नाद, ठीक है, नाद, गर्जना, ठीक है। घोष का मतलब होता है नाद, गर्जना, ठीक है, गर्जना। इसे इंग्लिश में कहते हैं रोर, रोर माने गर्जना, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण करते समय नाद नहीं होता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं अघोष। और ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नाद हो उन्हें कहता है
उन्हें कहा जाता है सघोष। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अघोष और सघोष की परिभाषा आपने लिख लिया होगा, और अगर लिख लिया है तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आइए चलिए हम इन्हीं में से, क्योंकि इन्हीं में से आपको छांटना है कि कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है। मित्रों, आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं, मैं लगातार किसी टॉपिक पर वीडियो दूंगा, उसके बाद एक दिन आपका टेस्ट मैं लूँगा जिसमें 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, और मैं बहुत ज़्यादा आपको कुछ देने वाला हूँ। ठीक है, आप पढ़ाई करने के बाद जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वास्तव में पढ़ाई किया है या पढ़ाई नहीं किया है। ठीक है, आपका ज्ञान परिवर्धित हुआ है कि नहीं हुआ है। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा और उसमें से एनालिसिस करिएगा कि नितिन सर जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपके पेपर में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मैं वैसे ही तो नहीं आपको बरगला रहा हूँ, ऐसा ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पीछे हैं, कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पीछे हैं। आपको करना चाहिए, आप देखिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आ रही हैं परीक्षा में कि नहीं आ रही हैं। चलिए, इसी में से आपको छांटना है अघोष और सघोष। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन होता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा, इन्हें एक कॉलम में कर लीजिए। हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को मैंने एक कॉलम में कर लिया। अब इसे क्यों कर रहा हूँ, अब आपको समझाता हूँ। आप बोलिए क, आप बोलेंगे ख, क ख क ख क ख। जब आप क ख बोल रहे होंगे, इस दरमियान आप अपने अंदर, अपने मन मस्तिष्क में सोचिए, क्या आप क ख बोलने पर गर्जना हो रही है? तो आप एक चीज़ पाएंगे कि गर्जना नहीं हो रही है। आप बोलकर देखिए क ख, तो गर्जना नहीं हो रही है। जैसे ही आप ग पर जाते हैं, ग ग घ म, तो थोड़ा सा गर्जना हो रहा है, अंदर से थोड़ी सी नाद निकल रही है, थोड़ी सी आवाज़ कंपन करके ज़्यादा बाहर आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा कंपन करके बाहर आ रही है। जब आप ग बोलेंगे, घ बोलेंगे, न बोलेंगे तो ज़्यादा कंपन करके आवाज़ बाहर आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अघोष आप समझ गए होंगे। जो पहला और दूसरा वर्ग है, अघोष में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा शब्द आता है। हर वर्ग का पहला दूसरा, क ख बोलिए, च छ बोलिए, ट ठ बोलिए, त थ बोलिए, प फ बोलिए, गर्जना नहीं होगी। जैसे ही आप भ पर जाएंगे, भ, तो गर्जना, म गर्जना। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आगे तीनों जो बच रहे हैं ये सघोष में आ जाएंगे। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन में अघोष कौन कौन सा है। तो यह जब आप बोलेंगे य, व, र, ल, तो इन सब में गर्जना हो रहा है। आप बोल कर देखिए य, व, र, ल, तो गर्जना हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर बड़ा श बोलिए, श, स, तो इनमें गर्जना नहीं हो रहा है। ये गर्जना हो रहा है, आप बताइए। श बोलिए, श, स, तो यहाँ पर गर्जना नहीं हो रहा है। तो अर्थात ये जो उसमें व्यंजन का श है, स है और श है, ये तीनों किसकी श्रेणी में आएंगे? तो अघोष की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो यही अघोष होते हैं। और बकिया जो बच रहा है सब सघोष की श्रेणी में आएंगे। सघोष कौन कौन से आएंगे? सघोष आप देख लीजिए। सघोष में हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा शब्द मैं बोल रहा हूँ, इसे वर्ड बोलना चाहिए। देखिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी में शब्द की बहुत बड़ी महिमा होती है। शब्द ही आपको जो है काफ़ी चीज़ों से अलग कर सकती है और शब्द ही आपका काम बिगाड़ भी सकती है। इस वजह से मेरी शब्दों के बोलने के फ्लो में अगर कोई त्रुटि होती है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हर वर्ग का तीसरा मैंने अभी बताया, ग बोलेंगे ग तो गर्जना ज़्यादा होगी, घ बोलेंगे तो गर्जना ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ज बोलकर देखिए, ज, झ, तो गर्जना ज़्यादा हो रही है, तो सघोष की श्रेणी में आएगा। 3, 4, 5 हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। उसके बाद जो बच रहे हैं, य बोलेंगे तो गर्जना हो रही है, व बोलेंगे तो गर्जना हो रही है, र बोलेंगे तो गर्जना हो रही है, ल बोलेंगे तो गर्जना हो रही है, और एक शब्द यहाँ पर बच रहा है उसमें व्यंजन का ह भी आप बोलेंगे तो भी गर्जना हो रही है। आप बोलिए ह बोलिए, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बोल रहे होंगे
ह जब आप बोलेंगे तो आपके मुख से गर्जना निकल रही होगी, तो यह भी सघोष की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अघोष और सघोष भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मेरा जो प्रयास है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट कराने का, ये प्रयास अगर आपको फलीभूत अच्छा लगता है तो वीडियो को भाई लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए। और हाँ, अगर आपका कोई मित्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, किसी वजह से वह जो है कोचिंग में फीस नहीं जमा कर पा रहा है या कोचिंग नहीं जा पा रहा है या पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो नितिन सर आए हैं आपको निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल की तरफ से पढ़ाने के लिए। और निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल उन गरीब अभ्यर्थियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी पहनने का मौका दिलाएगी जो गरीबी के कारण, जो आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन के कारण कोचिंगों में नहीं पढ़ पाते हैं। मैं वो सब चीज़ें देने का प्रयत्न करूंगा जो महंगे से महंगे कोचिंग में आपको मिलता है। मैं अभी आपको PDF भी देने का काम करूंगा, मैं अभी आपको जो है हैंड रिटन नोट्स भी देने का काम करूंगा। इसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा, लेकिन अभी नहीं बनाया हूँ क्योंकि मैं अभी अकेला काम कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे परिवार बढ़ेगा, निशांत ज्ञान फैमिली जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे ही हमारे सदस्य भी बढ़ते चले जाएंगे। आप सभी लोग परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के प्रति आपका दायित्व तो ये बनता है कि आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने चैनल को बढ़ाइए, आप अपने परिवार को बढ़ाइए। जब आपका परिवार बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, मतलब आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपके लिए कुछ बड़ा ज़रूर करूँगा, आज नहीं तो कल अवश्य करूंगा। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, आपका प्यार देने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं।